सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के दिन यानी कि 21 फरवरी को पूरी दुनिया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाती है, जो हमें अपनी मातृभाषा की अहमियत और भाषाई विविधता का एहसास कराता है। यूनेस्को ने इस दिवस को 1999 में घोषित किया था, लेकिन इसका इतिहास 1952 में बांग्लादेश में हुए एक आंदोलन से जुड़ा है, जहां भाषा के अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। आज जब कई भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं, ये दिन हमें अपनी भाषाओं को संरक्षित करने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। सो ऐसे में अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ, जो देश दुनिया पर डाल रही है गहरा असर। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है और वे उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। दरअसल ये दौरा दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला के निमंत्रण पर हो रहा है। इससे भारत की G20 देशों के साथ पार्टनरशिप और मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूती मिलेगी। वहीं देखिए, भारत का राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन अब कपड़ा उद्योग में एक बड़ी क्रांति लाने वाला है। खास बात यह है दोस्तों कि ये जो नए तरह के कपड़े बन रहे हैं, ये ना सिर्फ टिकाऊ होंगे बल्कि आग प्रतिरोधी भी होंगे। हरियाणा के भिवानी में एक राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन हुआ, जहां मिशन निदेशक अशोक मल्होत्रा ने बताया कि इन नई टेक्सटाइल सामग्री का बड़े पैमाने पर निर्माण जल्द ही शुरू होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए दी गई अमेरिकी सहायता राशि पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि बाइडेन सरकार ने जो 182 करोड़ भारत को दिए, वो सही फैसला नहीं था। ट्रंप को तो ये भी लग रहा है कि बाइडेन सरकार की मंशा कुछ और थी। उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या वो किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। अब इससे अमेरिका की राजनीति में फिर से हलचल मच सकती है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। कल दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें उनके नाम की घोषणा की गई। इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे मंजूरी भी मिल गई। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। साथ ही पंजाब में मौसम ने एकदम करवट ले ली है दोस्तों। कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान नीचे गिर गया। मौसम विभाग ने 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली समेत कई जगहों पर आज 30-40 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाएं चलेंगी। बिजली चमक सकती है और हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 86वें दिन में पहुंच गया है दोस्तों। वो दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर बैठे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनकी सेहत में पहले से थोड़ा सा सुधार है। किसान नेता काका सिंह कोटरा ने बताया कि डल्लेवाल मीडिया से बातचीत करेंगे और कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। साथ ही दोस्तों, पंजाब के एक जिले मोगा में बड़ी वारदात हो गई है। गांव कपूरे में कुछ कार सवार बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला जख्मी हो गई है। बताया जा रहा है कि ये हमला किसी पुरानी रंजिश की वजह से हुआ। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही बता दें कि पतराम गेट इलाके में दिन दिहाड़े लूट की कोशिश हुई और अब इस मामले में 4 पुलिस वालों पर गाज गिर गई है। दरअसल डाक कर्मचारी से लूट की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस सूचना मिलने के बावजूद लेट पहुंची। इसी लापरवाही की वजह से शहर थाना SHO, चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पंचकुला में राम रहीम हिंसा मामले में बड़ा फैसला आया दोस्तों। 7 साल पुराने इस केस में जिला अदालत ने एक साथ 41 आरोपियों को बरी कर दिया। असल में पुलिस के पास पक्के सबूत ही नहीं थे जो कोर्ट में टिक पाते। इसी वजह से आरोप साबित नहीं हो सके और कोर्ट ने सभी 41 लोगों को रिहा करने का आदेश दे दिया। अब ये मामला यही खत्म होता है या आगे कुछ नया मोड़ लेता है, ये देखना होगा। साथ ही राजस्थान विधानसभा में पेश बजट को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि यह बजट जनता से जुड़ी असली जरूरतों को नजरअंदाज करता है। बेनीवाल ने सीधा आरोप लगाया कि पिछले बजट की कई घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई और इस बार फिर से आंकड़ों के खेल के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। वहीं झारखंड सरकार ने जनता के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अब किसी भी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि इससे पीड़ित परिवारों को आर्थिक तंगी से बचाने में मदद मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में हॉक फोर्स और जिला पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। इन एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए। पुलिस ने नक्सलियों के ठिकाने से कई तरह की राइफल्स और उनका सामान भी बरामद किया। इलाके में अभी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई और नक्सली छिपा हो तो उसे पकड़ा जा सके।
वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान बड़ा ड्रामा हो गया दोस्तों। एक वकील ने कोर्ट से मामले को 4 हफ्ते के लिए टालने की रिक्वेस्ट की, ये कहकर कि इस पर सीनियर वकील हरीश साल्वे बहस करेंगे। लेकिन जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भूंया की बेंच को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वकील को सीधा ही फटकार लगा दी। वहीं डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट की शुरुआत फिर से गिरावट के साथ हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स सुबह 6:35 पर 22,931.5 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद के मुकाबले करीब 80 पॉइंट नीचे था। असल में ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के मूड का असर मार्केट पर दिख सकता है। इसके अलावा रूस यूक्रेन तनाव और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी भी बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। साथ ही बता दें दोस्तों आपको कि सरकार बैंक में जमा पैसों पर बीमा कवर बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी तक बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहती है, लेकिन अब इसे 15 लाख रुपए तक बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। इसी सिलसिले में 4 मार्च को एक अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में बीमा कवर बढ़ाने के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर भी बात होगी। अगर ये फैसला लागू हो गया तो आम जनता के लिए बड़ी राहत की बात होगी। इसी के साथ उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में अत्यधिक फाइनेंशियलाइजेशन को लेकर अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर इन्वेस्टर बिना सही वैल्यूएशन समझे शेयर बाजार में अपनी बचत लगा देंगे तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। उन्होंने चेजिंग ग्रोथ 2025 इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब गेम के रूल्स बदल चुके हैं और कैपिटल फ्लो में बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है। साथ ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक 2024 और 25 में भारत की असली जीडीपी ग्रोथ 6.4% और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.7% रहने का अनुमान है। मतलब इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी बनी रहेगी। वहीं एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 36 अलग अलग इंडिकेटर्स इकोनॉमी के मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं, यानी भारत की ग्रोथ स्टोरी सही ट्रैक पर है और आने वाला समय अच्छे मौके लेकर आ सकता है। बात करें दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो स्पेसएक्स ने एक और नया इतिहास रच दिया है। इस बार उन्होंने फ्लोरिडा से रॉकेट लॉन्च किया और उसका बूस्टर दूसरे देश में उतारा। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इस मिशन में पहली बार फॉल्कन 9 को बहामास के तट पर एक ड्रोन शिप पर लैंड कराया गया। खुद स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, ये पहली बार है जब कोई रॉकेट एक देश से लॉन्च होकर अंतरिक्ष में गया और दूसरे देश में लैंड हुआ। खबरों का सिलसिला दोस्तों इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही भारत इस साल मोबाइल फोन एक्सपोर्ट से 1.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर सकता है। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है, जो दिखाता है कि मोबाइल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 1.50 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो चुके हैं। सिर्फ जनवरी में ही 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। 2020 और 21 में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू होने के बाद से इस सेक्टर में करीब 6.8 गुना ग्रोथ हुई है। मतलब भारत अब सिर्फ मोबाइल बनाने का ही नहीं बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट करने का भी बड़ा हब बनता जा रहा है। वहीं दोस्तों अब वो समय चला गया जब भारत को फूड ग्रेन्स की कमी वाला देश कहा जाता था। आज हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं पूरा कर रहे बल्कि दुनिया को भी अनाज सप्लाई कर रहे हैं। PHDCCI की रिपोर्ट कहती है कि 2024 और 25 में अनाज उत्पादन 2% बढ़कर 33.57 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। निर्यात की बात करें तो 2030 तक भारत का कृषि और फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट 125 अरब डॉलर और 2035 तक 250 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब देखा जाए तो भारत सिर्फ अब खाने पीने की चीजों में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि फूड एक्सपोर्ट पावर हाउस भी बनता जा रहा है। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने मैक OS में एक नए मैलवेयर का पता लगाया है जो Xcode प्रोजेक्ट्स के जरिए फैल रहा है। ये असल में पहले वाले XCSSET मैलवेयर का नया वर्जन है जो 2022 में देखा गया था। इस नए वेरिएंट की खास बात यह है कि पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है ये और खुद को छिपाने में एक्सपर्ट है, जिससे इसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया है। वहीं हर दिन iPhone SE 4 को लेकर लीक्स आ रही थी, लेकिन एप्पल ने सबको चौंकाते हुए iPhone 16e लॉन्च कर दिया है। ये एप्पल का एक एंट्री लेवल आईफोन है जो कि फिलहाल कंपनी का सबसे सस्ता नया मॉडल माना जा रहा है। साथ ही भारत और मलेशिया ने मिलकर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ज्वाइंट फोकस ग्रुप बनाने का फैसला किया है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी।
वहीं बता दें आपको कि भारतीय नौसेना और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इससे न सिर्फ भारतीय नौसेना को ताकत मिलेगी बल्कि वायुसेना के राफेल जेट्स की क्षमता भी और बढ़ाई जा सकेगी। ऐसे में जल्द ही राफेल एम जेट्स भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर थे और आखिरी दिन भारत फ्रांस जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। इस बयान में भारत के लिए कई अच्छी खबरें भी हैं और सबसे अच्छी खबर यह है कि मुंबई में फ्रांसीसी डिजाइन वाली 3 स्कॉर्पियन क्लास हंटर किलर पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर बड़ी प्रगति हुई है, यानी भारत की समुद्री ताकत और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। वहीं नेतन्याहू अब आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत शुरू करने का फैसला कर लिया है। पहले चरण में जो 19 जनवरी से लागू हुआ था उसमें यह हुआ कि 2000 फिलिस्तीनियों की रिहाई के बदले में 33 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाना था। अब जो दूसरा फेज आने वाला है उसमें बाकी बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी इलाके से इजरायली सेना की पूरी वापसी और स्थायी युद्ध विराम पर फोकस किया जाएगा। वहीं अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी की टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात हुई। काफी चर्चा भी हुई दोस्तों। इस मुलाकात के बाद मस्क ने भारत में टेस्ला के जरिए इन्वेस्ट करने की इच्छा भी जताई, लेकिन अब इस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपत्ति जताई है। ट्रंप का कहना है कि टेस्ला का भारत जाना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं और ऐसे में वहाँ फैक्ट्री लगाना बहुत अनुचित होगा। यानी साफ तौर पर ट्रंप इस फैसले से खुश नहीं है और इसे गलत मानते हैं। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि 2022 में ये युद्ध यूक्रेन की वजह से शुरू हुआ क्योंकि उसे रूस से टकराव नहीं करना चाहिए था। ट्रंप के बस इस बयान पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप रूस के प्रोपेगेंडा के झांसे में आ गए हैं और उनके आसपास के लोग उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। साथ ही अमेरिका में एक और विमान हादसा हुआ। खबर के मुताबिक एरिजोना के एक हवाई अड्डे के पास 2 छोटे विमान हवा में ही टकरा गए, जिसमें कम से कम 2 लोगों की जान चली गई। जांचकर्ताओं के मुताबिक टक्सन के पास मराना क्षेत्रीय हवाई अड्डे के नजदीक ये हादसा हुआ। दोनों विमानों में 2-2 लोग सवार थे। हादसे के बाद मराना पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ बरेली के SRMS इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में श्री राम मूर्ति मेमोरियल T20 प्राइज मनी टूर्नामेंट का 5वां सीजन शुरू हो गया है। उद्घाटन मैच में IK कलेक्शन बरेली की टीम ने जस क्रिकेट एकेडमी मेरठ को हराया। मैच की शुरुआत में IK कलेक्शन के कप्तान मोहम्मद जीशान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जस क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 20 ओवरों में 131 रन बनाए। साथ ही भारतीय हॉकी फैंस के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं रहा। भारतीय महिला टीम को FIH प्रो लीग के एक जबरदस्त मैच में स्पेन के खिलाफ 3-4 से हार झेलनी पड़ी। मैच काफी क्लोज था लेकिन आखिर में स्पेन ने बाजी मार ली। टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और जर्मनी ने हर डिपार्टमेंट में भारत को पिछाड़ दिया। अब दोनों टीमों को अगले मैचों में वापसी करनी होगी। साथ ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा और आखिरी चरण फिलहाल रोक दिया गया है और वजह है पर्याप्त बर्फबारी ना होना। ये गेम्स 22 फरवरी से गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में होने वाले थे, लेकिन बर्फ कम पड़ने के चलते खेलों को स्थगित करना पड़ा। अब मौसम सही होते ही नया शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। बात करें अगर मूवीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन की फिल्म सनम तेरी कसम फिर से सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ वक्त पहले फिर से थिएटर्स में उतारी गई और दर्शक इसे फिर से देखने उमड़ पड़े। लोग सिर्फ इसे देख ही नहीं रहे बल्कि थिएटर से उनके इमोशनल रिएक्शन भी वायरल हो रहे हैं। सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एक्साइटमेंट भी कई वजह से हाई है। लंबे वक्त बाद भाईजान बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं और पहली बार डायरेक्टर AR मुरुगदास के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। जज ने तो केस सुनने तक से मना कर दिया और कह दिया कि इनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। इतना ही नहीं, अब रणवीर का पासपोर्ट जब्त होने के भी चांसेस हैं। मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर होली के शोर शराबे से बचने के लिए कार्बेट नेशनल पार्क जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए। इस बार भी होली पर कार्बेट पार्क पूरी तरह से बंद रहेगा। ना जंगल सफारी होगी, ना नाइट स्टे की सुविधा मिलेगी। कार्बेट प्रशासन ने 2 दिन के लिए पार्क बंद करने का आदेश जारी कर दिया है और इसकी जानकारी ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई है। टाटा स्टील में 4 सिक्योरिटी अफसरों की नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। दरअसल ये शराब पीकर ड्यूटी पर पहुंच गए और जब मैनेजमेंट को इसकी गुप्त जानकारी मिली तो तुरंत एक्शन ले लिया गया। अब इन चारों को क्वेश्चन लेटर और चार्जशीट थमा दी गई है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है।
बिजली का बिल नहीं भरा तो कट सकता है कनेक्शन। ऊर्जा निगम की 40 टीमों ने शहर से लेकर गांव तक 4,383 बकायेदारों के कनेक्शन काट डाले। रामनगर डिवीजन में सबसे ज्यादा कनेक्शन कटे, साथ ही सिविल लाइंस और भगवानपुर में भी कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, निगम ने 3 करोड़ रुपए की वसूली भी कर ली। इसी के साथ 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट। कराची स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। पूरे 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है तो माहौल जबरदस्त बना हुआ है। मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब देखना यह होगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर कितना स्कोर खड़ा कर पाता है। वहीं KIIT में नेपाली छात्रा की आत्महत्या पर बवाल जारी। KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सा की आत्महत्या के बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। हॉस्टल में छात्र तो लौट आए लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में तेजी से एक्शन लिया और यूनिवर्सिटी के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर छात्रा के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इसी के साथ स्नेहा प्रकरण की जांच तेज। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। राजद के आग्रह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 IPS अफसरों को स्नेहा केस की निष्पक्ष जांच का जिम्मा सौंप दिया है। साथ ही आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर CID जांच भी कराई जाएगी। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है। वहीं अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिसशिप के 4,000 पदों पर भर्ती निकाली है। एप्लीकेशन प्रोसेस 19 फरवरी से शुरू हो चुकी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो तुरंत BOB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी अप्लाई करें, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। साथ ही बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें 48 विधायक शामिल होंगे। बैठक से पहले पार्टी की ओर से केंद्रीय सुपरवाइजर घोषित किया जाएगा। सुपरवाइजर की मौजूदगी में विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि दिल्ली की कमान किसके हाथ में जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।